निवेश के लिए म्यूचुअल फंड सिंपल है, ये तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट से पैसे निकालना और भी ज्यादा सिंपल है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से आप जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं। ना तो खरीदार तलाशना है, ना ही कीमत को लेकर मोल भाव करना होता है। बस रिडेम्पशन ऑर्डर करेंगे और कुछ ही समय में पैसा आपके अकाउंट में। केवल टैक्स बचाने वाले ELSS फंड में आप पर यह रोक होती है कि आप 3 साल तक पैसे नहीं निकाल सकते, बाकी किसी में कोई रोक नहीं है। तो कभी अचानक किसी इमरजेंसी के लिए पैसे निकालने हो तो पैसे निकालना आसान है, आप तुरंत पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन आपको पता ही है कि म्यूचुअल फंड में निवेश किसी गोल या लक्ष्य के लिए होता है, तो जहां तक हो सके इस निवेश में से बात बेबात पैसे निकालने से आप बचिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लक्ष्य पूरा होने तक आंख बंद करके बाबा जी की तरफ बैठे रहिए। देखिए, ये एकदम खाना बनाने जैसा है। ये नजर रखनी होती है कि खाना कब पककर तैयार है ताकि उसको चूल्हे से उतारा जा सके। ये नहीं करते हैं हम कि खाना खाने का भी वक्त नहीं हुआ है तो खाना पकने के लिए छोड़ दिया। ऐसा करेंगे तो खाना जल जाएगा, और ऐसा ही म्यूचुअल फंड में भी हो सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसको उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि हमने एक लक्ष्य रखा था 2020 मार्च अप्रैल मई के लिए। इसके लिए हम निवेश कर रहे थे 2010 से। कॉर्पस ठीक ठाक जुड़ गया था। फिर आया मार्च 2020 और बाजार में आई भारी गिरावट। एक निवेशक के तौर पर मेरी सोच क्या होगी मार्च के अंत में? बाजार गिर रहा है, आगे का रास्ता एकदम क्लियर नहीं है, सारा पैसा निकाल लो। और जिस तरह से बाजार गिरा था, मुमकिन है कि जो मेरा टारगेट हो रकम के लिए उससे कम ही मुझे मिले। तो 10 साल लगातार निवेश करने के बाद भी इस बात के चांस हो सकते हैं कि हम अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाए। ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर लक्ष्य 15 साल दूर है तो समय 13 साल मानकर ही चले और उसके हिसाब से SIP की रकम तय करें। जैसे अगर मेरा लक्ष्य 15 साल में 50 लाख जोड़ने का है तो मुझे SIP करनी होगी करीब 10,000 रुपए की। अगर मैं इसी लक्ष्य को 13 साल में 50 लाख जोड़ने का बना लूं तो मेरी SIP की रकम बढ़ जाएगी 3,000 रुपए से और हो जाएगी 13,000 रुपए। अब आप पूछेंगे कि टाइम होराइजन कम करने से क्या हो जाएगा? समझिए, मान लीजिए कि मेरा टारगेट था 2022 का, लेकिन हमने SIP की रकम 2020 के हिसाब से तय की थी। फिर आया मार्च 2020 का मार्केट क्रैश। क्या हम डरेंगे? थोड़ा तो जरूर, लेकिन मेरे पास अभी भी 2 साल है हाथ में उस गिरावट को रिकवर करने के लिए। और यही हुआ था। जिन लोगों ने उस वक्त निवेश नहीं निकाला, साथ ही निवेश जारी रखा, उनकी कमाई काफी अधिक हुई। इसलिए एकदम कट टू कट लक्ष्य नहीं रखने का, हमेशा 1-2 साल का बफर टाइम रखना है एक्चुअल लक्ष्य के साल और रकम जोड़ने के साल के बीच। एक बात और, 10 साल का लक्ष्य था और रकम 9वें साल में ही जुड़ गई तो प्लीज लालच मत करिए ये सोचकर कि अभी तो 1 साल और है, रहने देते हैं, पैसे थोड़े से और बढ़ जाएंगे। जैसे ही लक्ष्य की रकम जुड़ जाए पैसे रिडीम कीजिए और उसको सेफ जगह पे पार्क कीजिए। लेकिन क्या लक्ष्य के अलावा भी कभी कभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से एग्जिट या स्विच करना होता है? हाँ, कुछ हालातों में ऐसा करना होता है। जैसे कि पहला, अगर स्कीम की परफॉर्मेंस खराब है, वो बेंचमार्क और उसी कैटेगरी की बाकी स्कीम की तुलना में लंबे वक्त से सही रिटर्न नहीं दे रहा है, तो एग्जिट या स्विच करना होता है। सवाल ये है कि लंबा वक्त क्या होता है? 4 से 6 क्वार्टर को मानकर चल सकते हैं कि ये लंबा वक्त है। और खराब प्रदर्शन का मतलब क्या होता है? अगर 3-4 साल में आपकी स्कीम का रिटर्न 13% है और दूसरी स्कीम का रिटर्न 14% और बेंचमार्क 11%, तो आपकी स्कीम का खराब परफॉर्मेंस नहीं है। ये मानकर चले कि कोई भी स्कीम हमेशा टॉप परफॉर्मर नहीं रह सकती है। बड़े बड़े एक्टर या क्रिकेटर्स के भी बैड पैच आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि वो खराब एक्टर या क्रिकेटर है। इसलिए वक्त देना बहुत जरूरी है अपनी स्कीम को। लेकिन अगर 13 की जगह आपकी स्कीम 10 या 9% रिटर्न दे रही है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। दूसरा, अगर पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है या एसेट एलोकेशन में बदलाव करना हो, जैसे वक्त के साथ हो सकता है कि आप कम रिस्क लेना चाहें और उस वक्त आप शायद इक्विटी से डेट या हाइब्रिड में स्विच करना चाहें, तो फंड स्विच करना ठीक होगा। तीसरा, अगर फंड मैनेजर बदलते हैं तो भी तुरंत फंड स्विच करने की जरूरत नहीं है। कुछ वक्त वहां भी देना जरूरी है, करीब 1 साल का वक्त दें। लेकिन अगर फंड हाउस को किसी और कंपनी ने खरीद लिया है और टीम बदल रही है तो स्विच किया जा सकता है।
चौथा, डेट फंड में अगर एक्सपेंस रेशियो बढ़ गया है तो भी आप स्विच कर सकते हैं। ध्यान रखें, जब आप स्विच करते हैं तो आप बेसिकली एक फंड की यूनिट बेच रहे हैं और दूसरे फंड में निवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एग्जिट लोन भी लग सकता है और अगर आपने कमाई की है तो उस पर कैपिटल गेन्स भी लग सकता है। कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में हमने डिटेल में एपिसोड 5 में बात की है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज आपने देखा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से निकलना आसान तो है, लेकिन उसके लिए एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सही समय होना चाहिए और ये सब एक निवेशक को जानना चाहिए। अब अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे कि एक नए निवेशक के लिए सही म्यूचुअल फंड निवेश क्या होगा। तब तक के लिए याद रखिए कि म्यूचुअल फंड सिंपल है।